नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार धर्मेंद्र पंत। धर्मेंद्र, स्वागत है आपका। नवीन, आपको और श्रोताओं को नमस्कार। धर्मेंद्र, इस समय चारों तरफ से खबर आ रही है खेलों की, और वो सभी भारत के पक्ष में नजर आ रही हैं। आज हम बात करेंगे क्रिकेट की, आज हम बात करेंगे कुश्ती की, बात करेंगे तीरंदाजी की, संतोष ट्रॉफी की बात करेंगे, और कार्यक्रम के अंत में जब हम बात करेंगे खेलो इंडिया खेलों की। यानी वो सभी खबरें नजर रखिएगा आज के इस प्रोग्राम पर अगले 20 मिनट तक। तो सबसे पहले बात आईपीएल क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में इस समय गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 157 रन का लक्ष्य जो है वो हासिल करना है। उनके 7 विकेट गिर चुकी हैं, 139 रन उन्होंने बनाए हैं। ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। यह एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हालांकि बजरंग पुनिया ने रजत पदक हासिल किया है। तीरंदाजी में भारत की पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने विश्व कप स्टेज 1 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट में मणिपुर ने कर्नाटक को पराजित कर दिया है, और आज ही ओडिशा का सामना गुजरात से होगा। सबसे पहले आईपीएल की बात स्पोर्ट्स स्कैन के साथ। आईपीएल में इस समय गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला चल रहा है। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स की हालत जो है वो पस्त हो रखी है। धर्मेंद्र, इस टूर्नामेंट में एक बहुत बड़ी बात देखी है, जो तमाम टीमें हैं जो पिछले 15 सीजन से लगातार खेलती आ रही हैं। हम दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, चेन्नई की बात करें, कोलकाता की बात करें, ये सभी टीमें अब अपने उस रंग में नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि जो 2 नई टीमें नजर आई हैं, और इस बार राजस्थान रॉयल्स भी बहुत बेहतर कर रखा है। देखिए नवीन, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, ये टीमें लंबे समय से खेल रही हैं, लेकिन जो ये नहीं भूलना चाहिए कि इस साल फरवरी में जो नीलामी हुई थी उसमें आप सिर्फ 3 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते थे। एक तरह से पूरी तरह से नई टीम बनी है। जैसे मुंबई की बात करें, मुंबई ने अपने कई खिलाड़ियों को नहीं लिया और उसने युवा खिलाड़ियों पर दांव खेला। उसने ये सोच के खेला कि अगले 3-4 वर्षों में उनके लिए एक बहुत अच्छी टीम, युवा टीम तैयार हो जाएगी। लेकिन यहां पर वो नुकसान में है, क्योंकि उनके पास जैसे जसप्रीत बुमराह के साथ कोई गेंदबाजी करने कोई अच्छा ये नहीं कि जो उनका साथ दे सके। शीर्ष क्रम में अगर रोहित शर्मा और ईशान किशन नहीं चल रहे हैं तो उनके पास मध्यक्रम लड़खड़ा जाता है। किरण पोलार्ड अपनी पुरानी फॉर्म में नहीं है। यही हाल जैसे चेन्नई का है। चेन्नई में भी दीपक चाहर को उनकी बहुत कमी खल रही है, क्योंकि वो चोटिल हैं। तो कहीं ना कहीं टीमों का स्वरूप बदला है। जहां तक लखनऊ और गुजरात की बात है तो उन्होंने रणनीतिक चाल नीलामी के दौरान ही चली थी। आप राजस्थान की टीम देखिए, उसके पास बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, उसके पास बहुत अच्छी गेंदबाजी है। ये कह सकते हैं कि उसकी टीम संतुलित है, और वो संतुलन उनके परिणाम में भी नजर आ रहा है। गुजरात टाइटंस की बात करें, गुजरात टाइटंस के कार्यवाहक, अगर हम कहीं कार्यवाहक कहना शायद अलग ही होगा, राशिद खान की बात करें, बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और गुजरात की टीम ने दिखा दिया है कि किस तरह से वो सीजन में आई है। हालांकि लखनऊ का भी वही हाल है, और पूरे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। मुझे तो नवीन ये अफसोस होता है कि आखिर हैदराबाद ने क्या सोचकर राशिद खान को रिटेन नहीं किया था। राशिद खान अपने आप में ये कह सकते हैं कि लेग स्पिनर, और लेग स्पिनर शुरू से आप अगर रिकॉर्ड देखें, अमित मिश्रा का देखें या राशिद खान, या जो भी लेग स्पिनर रहे हैं वो हमेशा सफल रहे हैं। और ऐसे में युजवेंद्र चहल उनके पास राजस्थान की तरफ से अच्छे कर रहे हैं, और राशिद खान अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये तुरुप का इक्का है गुजरात के लिए। धर्मेंद्र, इस बीच गुजरात टाइटंस और केकेआर का मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। 12 रन चाहिए जीतने के लिए, 5 बॉलें शेष है। यानी T20 में आईपीएल क्रिकेट का जो रोमांच है वो हर मैच में नजर आ रहा है। अगर हम आज के मैच पे भी चर्चा करेंगे, कल की बात ले लेते हैं, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल का मैच, 400 रन बनते हैं और मुकाबला बहुत शानदार होता है। निश्चित तौर पर। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पिच बल्लेबाजों के अनुकूल थी, तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि 222 रन का लक्ष्य या 223 रन जो 222 राजस्थान ने बनाए थे, 223 रन का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। जिस तरह से ये कह सकते हैं रोहमन पॉवेल ने पहले 3 गेंदों पर छक्के लगाए, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली का जो एक तरह से उन्होंने उसके बाद जो विवाद सा पैदा हुआ, उसका कारण यही था कि अगर एक खिलाड़ी अगर पहले 3 गेंदों पर छक्के लगा सकता है तो अगली 3 गेंदों पर छक्के लगा सकता है, क्योंकि उनको 36 रन चाहिए थे।
तो यही आईपीएल का रोमांच है, यही T20 का रोमांच है, और यही T20 के इसी रोमांच के कारण कहीं ना कहीं वो बड़े, जो कह सकते हैं ना, बड़े प्रारूप वाले खेल, चाहे वो प्रथम श्रेणी हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट है, उस पर हावी हो रहा है। लेकिन कल जिस तरह से विवाद हुआ वो खेलों के लिए कम से कम ठीक नहीं है, हालांकि उसका खामियाजा दिल्ली कैपिटल्स को भुगतना पड़ा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऋषभ पंत की गलती थी। आपको ऐसे मौके पर, जबकि आपका बल्लेबाज पूरे लय में हो, उसकी लय नहीं बिगाड़नी चाहिए थी। 15 मिनट तक खेल रुका रहा, आपने अपने दोनों खिलाड़ियों को बाहर बुला दिया, ये नहीं होना चाहिए। और उस पर भी परवीन आमरे जैसे, मतलब ये कह सकते हैं कि अनुभवी खिलाड़ी, अनुभवी कोच, लंबे समय से जुड़े रहे हैं, खेलों के नियमों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, और वो मैदान पे चले जाते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अंपायर अगर खेल को संचालित कर रहा है, वो खेल को नियंत्रित कर रहा है, तो उसका फैसला अंतिम होता है। और ये क्रिकेट में शुरू से सिखाया जाता है कि अंपायर का फैसला अंतिम होगा। तो ठीक है, आप अंपायर पर थोड़ा सा दबाव बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप खेल ही रोक दो। आईपीएल क्रिकेट में, और यूं कहें कि T20 क्रिकेट में, या यूं कहें कि भारत में क्रिकेट प्रेमी जिन बड़े खिलाड़ियों पर दाव लगाते थे, वो सभी बड़े खिलाड़ी इस बार आईपीएल में चित्त होते नजर आ रहे हैं। और कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा हो, चाहे बल्लेबाजी, चाहे गेंदबाजी और चाहे क्षेत्र रक्षण। देखिए नवीन, मुझे चिंता ऑस्ट्रेलिया की हो रही है, क्योंकि हमें इस साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप खेलना है, और उसके लिए हम इन बड़े खिलाड़ियों को एकदम से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। चाहे वो रोहित शर्मा हो, मैं समझ रहा हूं कि आप रोहित शर्मा की बात कर रहे होंगे, विराट कोहली की बात कर रहे होंगे, क्योंकि वो चल नहीं पा रहे हैं। और ईशान किशन, एक तरह से कहा जा सकता है कि उन पर बड़ा दांव लगाया था मुंबई ने। और यहां तक कि ऋषभ पंत शुरुआत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे ये कह सकते हैं कि विकेट कीपर के लिए वही एकमात्र हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उनका नाम फाइनल है कि वो विश्व कप की टीम होगी। हाँ, कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक बहुत बड़ा फिनिशर के तौर पर अपना दावा मजबूत कर रहे हैं, और वो बोल भी चुके हैं कि मैं वापसी करने के लिए टीम की तैयारी, अपनी पूरी तरह से पूरी तैयारी कर रहा हूं। हार्दिक पांड्या के साथ दिक्कत यह है कि वो पहले ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी गेंदबाजी को लेकर सवाल उठ रहे थे कि वो अपनी गेंदबाजी को किस तरह से प्रबंधित करते हैं, कि 4 ओवर कर पाएंगे कि नहीं। आज भी आपने देखा होगा कि जब वो रन ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको जो फिटनेस की एक दिक्कत है, अपने को किस स्तर तक फिट रखते हैं। लेकिन जब से उन्होंने शीर्ष क्रम में खेलना शुरू किया और खुद को समझने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदारी लेनी शुरू की, उनके पास उनके खेल में निखार आया। इसका मतलब है कि कुछ खिलाड़ियों को जो कप्तानी होता है ना, कप्तानी का दबाव, वो कहीं ना कहीं उनके खेल को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ पर सकारात्मक असर डालता है। जैसे विराट कोहली पर जब वो शुरू में कप्तान थे, बहुत सकारात्मक असर डाला था। कहीं ना कहीं वही चीज हार्दिक पांड्या में दिख रही है। धर्मेंद्र, आपने आने वाले टूर्नामेंट की बात करी, T20 का वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है, किन 11 खिलाड़ियों पर नजर रहेगी इस बार चयनकर्ताओं की? एक नाम जो मुझे निकलकर सामने आता है, रवि बिश्नोई, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रखे हैं वो। देखिए, कहीं ना कहीं दावा युजवेंद्र चहल भी मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि ये लेग स्पिनर सभी अच्छे सफल हो रहे हैं। युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव को नहीं भूलना चाहिए। कुलदीप यादव को केकेआर ने मौके नहीं दिए थे, लेकिन दिल्ली में उनको पूरे मौके मिल रहे हैं और उसका वो फायदा उठा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि युजवेंद्र चहल जो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो हम उनको कुलचा करके बुलाते हैं कि कुलदीप यादव और चहल, उन दोनों का दावा मजबूत है, रवि बिश्नोई का दावा मजबूत है। तो एक साथ आप 3 लेग स्पिनर को नहीं ले जा सकते, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन पिछले विश्व कप में वापसी कर चुके हैं। इस बीच गुजरात टाइटंस ने अपना एक और मैच जीत लिया है। केकेआर को, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स को, उन्होंने 8 रन से पराजित कर दिया है। अपनी दावेदारी को मजबूत करते चले जा रहे हैं गुजरात टाइटंस। अंक तालिका पे शीर्ष पर पहुंच गए हैं, और जिस हिसाब से लगता है कि उनका शीर्ष यही है ना, कि उन्होंने एक संतुलित टीम तैयार की है। कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजी में ये नजर आता है कि उनका निचला मध्य क्रम है, वो थोड़ा सा कमजोर है। अगर शीर्ष क्रम नहीं चल पाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन मध्य क्रम में बहुत अच्छी तरह से उनको डेविड मिलर और हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया है। गुजरात टाइटंस ने 9 विकेट पर 156 रन बनाए निर्धारित 20 ओवर में, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स केवल 148 रन ही बना सकी और 8 विकेट उसने गंवा दिए। इस बीच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच डबल हेडर का दूसरा मुकाबला अब से कुछ देर बाद शुरू होने जा रहा है। दोनों ही टीमें शानदार लय में नजर आ रही हैं, इसलिए मुकाबला दिलचस्प होने की भरपूर उम्मीद है। सुनते हैं आज के मैच से ठीक पहले दोनों टीमों के एनालिसिस पर दीपिका की रिपोर्ट।
दिनेश कार्तिक और निकोलस पूरन आज के मुकाबले में बतौर विकेटकीपर बेहतरीन प्रदर्शन करते नजर आ सकते हैं। दिनेश कार्तिक जिस तरह से लगातार हर मुकाबले में हर गेंदबाज पर बड़े शॉट्स खेल रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि वो किस लय में चल रहे हैं। निकोलस पूरन ने भी हैदराबाद के लिए मुश्किल परिस्थिति में स्कोर करके दिखाया है। ये दोनों ही विकेटकीपर बल्ले और कीपिंग से ढेरों फैंटेसी पॉइंट्स दिला सकते हैं। बैटर की बात करें तो फाफ डु प्लेसिस, राहुल त्रिपाठी और केन विलियमसन लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे हैं। फाफ ने पिछले मुकाबले में 96 रनों की शानदार पारी खेली थी। राहुल त्रिपाठी मिडिल ऑर्डर में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन अच्छे टच में हैं, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं। बेंगलुरु के खिलाफ उनका बल्ला रन बना सकता है। ऑलराउंडर्स पर नजर डालें तो ग्लेन मैक्सवेल, एडन मार्करम और शाहबाज अहमद लगातार बेहतरीन फॉर्म में हैं। मैक्सवेल जिस तेजी से बल्लेबाजी कर रहे हैं, आज रिवर्स स्वीप वाले शॉट्स के साथ सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों पर भारी पड़ सकते हैं। एडन मार्करम हैदराबाद के लिए मैच विनिंग पारियां खेल रहे हैं। शाहबाज अहमद ने बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों के सामने रन बनाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। दोनों ही खिलाड़ी आज भी अच्छी पारियां खेल सकते हैं। गेंदबाजों में वानिंदु हजारंगा, हर्षल पटेल और जोश हेजलवुड की तिकड़ी अपनी बेहतरीन फॉर्म में नजर आएगी। वहीं जोश हेजलवुड के आने से बेंगलुरु की गेंदबाजी में नई जान आ गई है। हेजलवुड हैदराबाद के टॉप ऑर्डर को झकझोर सकते हैं। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। इस बीच सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी को रोकना जो है अब उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है मुश्किल हो सकती है, क्योंकि फाफ डु प्लेसिस जो है वो इस समय फॉर्म में नजर आना शुरू हो गए हैं। फाफ अच्छी फॉर्म में है, मैक्सवेल हैं, दिनेश कार्तिक हैं। एक सिर्फ ये कह सकते हैं कि अनुज रावत निरंतरता नहीं बना पा रहे। ठीक है, एक दो मैच में उन्होंने अच्छा किया था, लेकिन कोहली पर फिर भी होगी, क्योंकि कहा जा रहा है, जैसे पूर्व कोच रवि शास्त्री ने कहा था कि वो मानसिक रूप से थके हुए हैं, थकान है, उनको विश्राम की जरूरत है और विश्व कप से पहले उनको विश्राम दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोहली ये साबित करना चाहेंगे कि वो अब भी पहले की तरह फिट है। धर्मेंद्र, यहां मुझे विशेषज्ञों की बात से थोड़ी सी आपत्ति होती है। आप विश्राम करना चाहेंगे? देखिए, खेल आपके लिए है और खेल से ही आप है। दिस इज द जॉब ऑफ यू, है ना? तो वाई रेस्ट किस लिए? आपको खेलना है। देखिए ये सिर्फ परिस्थितियों की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी ये सोचिए कि कोविड के कारण बायो बबल है। अगर आप मुंबई में खेल रहे हैं तो आप अपने परिवार के साथ भी घुल मिल नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर, मानसिक असर पड़ने की बात यहाँ पर हो रही है। रोहित शर्मा ने भले वो चोटिल होने के कारण दक्षिण अफ्रीका नहीं जा पाए थे, लेकिन उनको पर्याप्त विश्राम मिला था। कोहली वास्तव में पिछले लंबे समय से लगातार खेल रहे हैं। वो पहले इंग्लैंड दौरे पे थे, फिर आईपीएल था, फिर विश्व कप था, फिर अब आईपीएल में, और इसके बीच में उनको थोड़ा सा विश्राम मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि एक खिलाड़ी अगर लगातार खेलता है तो उसको विश्राम की जरूरत होती है। इस बीच इस पे हम चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन बढ़ते हैं अब एक अगली खबर की ओर। भारत के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान रवि दहिया ने मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 57 किलोग्राम के फाइनल में रवि ने कजाकिस्तान के रखत कलजान को तकनीकी आधार से पराजित किया, लेकिन बजरंग पुनिया को 65 किलोग्राम में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में बजरंग को ईरान के रहमान मूसा ने 1-3 से पराजित किया। बेहतरीन खबर कुश्ती के रिंग से निकलकर आ रही है और हमारे दोनों ही पहलवानों ने दिखा दिया है कि आखिर क्यों एक ओलंपिक पदक विजेता है और क्यों एक पे हम दाव लगा सकते हैं। देखिए नवीन, कहीं ना कहीं रवि ने जिस तरह से ये कह सकते हैं कि वो शारीरिक रूप से ही सक्षम नहीं है, वो रणनीतिक कौशल में भी माहिर हैं। आज जिस तरह से उन्होंने पहले मुकाबला, जो क्वार्टर फाइनल उनका मुकाबला था, जापानी पहलवान के खिलाफ था, और जापानी हमेशा ये कह सकते हैं कि जिस तरह से शुरू में उनके पांव पर झपटे थे और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो हावी हो जाएंगे, लेकिन रवि ने बहुत अच्छी वापसी की और तकनीकी श्रेष्ठता से उनको हराया। इसके बाद जब मंगोलियाई पहलवान के खिलाफ सेमीफाइनल में भी वो पिछड़ रहे थे, एक समय से 0-4 से पीछे चल रहे थे, और वहां पर उन्होंने वापसी की। आपको ध्यान होगा कि टोक्यो ओलंपिक में भी उन्होंने पिछड़ने के बाद बहुत अच्छी वापसी की थी। तो कहीं ना कहीं वो आखिरी क्षणों तक हार नहीं मानते। तो ये एक बड़ी खबर है, मतलब ये कह सकते हैं कि बड़ी बात है रवि दहिया के लिए कि वो लास्ट आखिरी के जो 15-20 सेकंड होते हैं उसमें भी वो जीत दर्ज कर लेते हैं। हाँ, बजरंग के साथ एक कहा जा सकता है कि वो टोक्यो ओलंपिक के बाद पहली बार खेल रहे थे, पहली बार किसी चैंपियनशिप में खेल रहे थे, और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उनको जो पहले मुकाबले 2 मुकाबले मिले थे, जो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल, वो ऐसे पहलवान थे कि जिनका जो
जिनको आसानी से हराया जा सकता था और वास्तव में उन्होंने आसानी से हराया भी। ये माना जा रहा था कि फाइनल में भी वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, लेकिन वो उनकी हार कहीं ना कहीं दिल तोड़ने वाली है, क्योंकि पिछली बार भी जब हम टोक्यो में गए थे तो कहीं ये था कि बजरंग खुद कह रहे थे कि मैं स्वर्ण के लिए जा रहा हूं, किसी और पदक के लिए। और यहाँ पर भी अब एशियाई खेल हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, तो कहीं ना कहीं नजर हमारी बजरंग, रवि दविया और गौरव बालियान पर रहेंगे। गौरव भी फाइनल में पहुंचे थे और गौरव ने भी एक समय ये कह सकते हैं कि आज जिस तरह से वो सेमीफाइनल में, मतलब ये था कि 14 सेकंड तक, आखिरी 14 सेकंड तक वो पिछड़ रहे थे और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी वापसी की थी। लगातार 4 अंक बनाना, 14 सेकंड में 4 अंक बनाना और फिर जीत दर्ज करना, ये कह सकते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों में दम है और भारतीय खिलाड़ी हार नहीं मान रहे हैं। जैसे कि पहले होता था कि कोई खिलाड़ी अगर शुरू में पिछड़ जाता था तो कहीं ना कहीं दबाव में आ जाता था, अब भारतीय खिलाड़ी दबाव में नहीं आते। धर्मेंद्र, मुझे ध्यान पड़ता है कि जब हम कुश्ती की बात करते थे तो अक्सर देखा जाता था कि ईरान के पहलवानों से हम लगातार हारते थे, लेकिन अब हम उनको पटखनी दे रखे हैं। तैयारियां कहां तक अच्छी हैं और अगर हम बात करें खेलो इंडिया खेलों का, इस पर कितना प्रभाव नजर आता है? देखिए, अगर आप शुरू से आपको ये कह सकते हैं कि मंच मिलता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, आपको एक्सपोजर मिलता है, तो उसका असर आपके खेल पर दिखता है। यही कुश्ती और बाकी खेलों में भी हो रहा है। खेलो इंडिया खेलों से आपको एक कह सकते हैं कि एक्सपोजर मिल रहा है, युवा खिलाड़ियों को बड़े मंच पर खेलने का मौका मिल रहा है। ठीक है कि वो अपने आपस में ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सीधे ईरानी पहलवान के सामने जाएंगे तो स्वाभाविक आपकी हार होगी। आप जापानी पहलवान के सामने जाएंगे तो आपकी हार होगी, लेकिन अगर आप यहां से तैयारियां करके जाएंगे तो आप उनको हरा सकते हैं। और अब कुश्ती के बाद सीधा चलते हैं हम तीरंदाजी की ओर। भारत की पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने विश्व कप स्टेज 1 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अभिषेक वर्मा, रजत चौहान और अमन सैनी की तिकड़ी ने फाइनल में फ्रांस को 1 अंक से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आज ही भारत के तरुण दीप रॉय और रिद्धि की मिक्स्ड जोड़ी स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए खेलेगी। 2 और पदक आने की उम्मीद है और तीरंदाजी जैसे खेल के अंदर। और देखिए, सबसे बड़ी बात नवीन ये है कि हमारे तीरंदाज अभी तक ये माना जाता है कि रिकर्व में बहुत अच्छे प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हमारी दोनों टीमें जो थे, टीम स्पर्धा में हम क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाए थे। कंपाउंड में हमारी टीम जीत दर्ज करती है और वो भी गोल्ड लेकर आती है, तो ये एक बड़ी बात है। और जिस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि फ्रांस के खिलाफ पहले और दूसरे सेट में हम पिछड़ रहे थे, एक समय हम 3 अंक से पीछे थे और इसके बाद वापसी करके, जैसे अभी कुश्ती में हुआ ना, वापसी करके उसी तरह से इन्होंने भी गोल्ड जीता। जी, देश में सबसे बड़ी विश्वविद्यालय स्तर की खेल प्रतियोगिता खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन कल से 3 मई तक किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है ओलंपिक तथा एशियाई खेलों के लिए 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के एथलीटों की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षित करना। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि दूसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कल से कर्नाटक के बेंगलुरु में शुरू होंगे। नई दिल्ली में पत्रकारों से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 10 दिन तक चलने वाले इन खेलों का कल उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि इन खेलों में 190 विश्वविद्यालयों के लगभग 3,900 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। So I'm sure this is going to be a great event. We have seen world over that how players use the university platform and they win laurels and medals for their countries and for their universities. And I'm sure this initiative of Prime Minister Modi to promote the sports at university level, at the professional level, is going to help a great platform for competitive events. धर्मेंद्र, बेहतरीन आयोजन और लगता है बेहतरीन खिलाड़ी इससे निकल कर आएंगे और शायद यही उम्मीद भी की जा रही है। देखिए, अगर अभी जैसे खेल मंत्री जी ने कहा कि विदेशों में विश्वविद्यालयों से नए खिलाड़ी निकलते हैं, अमेरिका में देखें, यूरोपीय कंट्रीज में देखें, वो विश्वविद्यालय के खेलों पे अपना इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं और ये अब भारत में शुरू हो रहा है। निश्चित तौर पर इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे और जहां दुती चंद खेल रही हैं, श्रीहरि नटराज खेल रही हैं और जो हमारे लक्ष्य ओलंपिक पोडियम टॉप्स से जो हमारे डेवलपमेंट ग्रुप के कुछ खिलाड़ी वहां खेल रहे हैं, निश्चित तौर पर उनसे दूसरे खिलाड़ियों को भी सीखने का मौका मिलेगा। एक खिलाड़ी से अगर दुती चंद किसी को टक्कर देती है और या दुती चंद को कोई चुनौती पेश करता है तो उस खिलाड़ी का उससे मनोबल बढ़ेगा और शायद उस कहावत को भी चरितार्थ करेंगे कि होनहार बिरवान के होत चीखने पात, यानी यहीं से हमारे नए खिलाड़ी निकल कर आने की उम्मीद है। देखिए, ग्रास रूट पर तो आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी, यहां से आपको खोज तो करनी पड़ेगी ना, खिलाड़ी कहां से निकलेंगे। खिलाड़ियों को खोजने के लिए इस तरह के मंच बहुत जरूरी है। डीडी स्पोर्ट्स पर इन खेलों का सीधा प्रसारण हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। धर्मेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए, विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए और इतना सारा डेटा जो आपने हमारे श्रोताओं को दिया वो साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार। चलते चलते नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को पराजित किया। इस समय रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। बजरंग पुनिया ने रजत पदक अपने नाम किया और तीरंदाजी में भारत की पुरुष कंपाउंड टीम ने विश्व कप स्टेज 1 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।